ओके। अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से मैं वक़ार अरशद और मेरे साथ बिलाल और ये आज हमारी 5th पॉडकास्ट की एपिसोड होगी और बड़ी ही इम्पोर्टेंट एपिसोड होगी ये। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मिडल क्लास के शख्स ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद एक दूसरी कंट्री में जाके जॉब वगैरह करना। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगी इस पॉडकास्ट के ऊपर और लेट्स डिस्कस। बिलाल, कैन यू इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड प्लीज? जी जुनैद, फ्लोर इज़ फ्लोर इज़ योर्स। अपने बारे में थोड़ा-सा अगर बता दो, हम फिर वहाँ से फिर उसका वो लेके चलेंगे। मेन यही फ़ोकस करेंगे कि आपका जो जर्नी है करंटली जुनैद इज़ वर्किंग इन नेदरलैंड्स और इससे पहले यानी पाकिस्तान में भी वो जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड के साथ जो काम है वो करते रहे हैं और उसके बाद अभी नेदरलैंड्स में कर रहे हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस देखेंगे, उनसे कुछ टिप्स और जो उनके चैलेंजेस वगैरह रहे हैं इस चीज़ में, वहाँ जाने में, अप्लाई वगैरह करने में। तो जुनैद, थोड़ा-सा अपना अगर आप इंट्रोडक्शन करा दें तो। हाँ जी, मैं बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। सो बेसिकली जैसा वक़ार ने कहा कि आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मेरे जो फादर हैं वो एक शेखुपुरा में एक गाँव में इमाम मस्जिद हैं। एंड अच्छा। माशा। मैंने मुझे पंजाब कॉलेज शेखुपुरा से भी स्कॉलरशिप मिली थी फॉर एफएससी। आई थिंक वो तो कॉमन ही होगा, वो तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कह सकते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिली थी। बट या देन लम्स ग्रेजुएशन के टाइम पे लम्स में अप्लाई किया था और एनओपी प्रोग्राम में इंडक्ट हुआ था मैं। और देन वो सारा जो उनका प्रोसेस होता है 11th के बाद आप एनओपी सेशन में जाते हो, उसके बाद फिर आप टेस्ट देते हो, वो सारा प्रोसेस आपका चलता है। और फिर लम्स से भी मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली थी हुँ, विद विद स्टाइपेंड एज वेल। तो बट आपको फिर पता है कि जो लोअर मिडिल क्लास के बंदा आता है वो फिर लम्स के स्टैंडर्ड के साथ उसको मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि सारी चीज़ें फिर आपको साथ लेके चलनी पड़ती हैं। तो फिर सेकंड ईयर से मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की थी विद इन लम्स, जो अच्छा। बिलाल जानते होंगे, जो लैब्स वाला आईएफसी कहते हैं उसको। हुँ, तो वहाँ पे मैं फिर पार्ट टाइम आई थिंक वीकली 20 आवर्स की जॉब होती थी वहाँ पे भी। तो वो भी 20 मैं आवर्स। करता रहा हूँ। हाँ जी, स्टडीज़ अभी के साथ क्या वो भी। जुनैद, अभी क्या कर रहे हो उधर नेदरलैंड्स में, अगर हम थोड़ा-सा उसके ऊपर वो कर लें? अभी मैं बेसिकली एबीएन एम्रो बैंक है, उसके अंदर एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशा। साइबर सिक्योरिटी। सो एसएससी और एफएससी प्री इंजीनियरिंग की थी आपने? हाँ जी, एफएससी प्री इंजीनियरिंग थी मेरी, उसके बाद फिर लम्ब से बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपने मतलब एसएससी और एफएससी आपने शेखपुरा से ही की है। हाँ जी, शेखुपुरा से ही किया। तो कॉलेज के बारे में कुछ बताते हैं कि किस टाइप का कॉलेज था आपका शेखपुरा में? अम, शेखुपुरा पंजाब कॉलेज की ब्रांच थी बेसिकली वहाँ पे। और वो अभी आई हुँ, थिंक साल 2 साल पहले ही उन्होंने वहाँ पे शुरू की पंजाब थी। कॉलेज, सॉरी, वही वही है ना स्कॉलरशिप पंजाब कॉलेज का, जिसमें कि आप इफ यू स्कोर लाइक 80% मार्क्स तो आपको हाँ इट्स जी, 80% लाइक ए में फुली होता एजुकेशन। है। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये ऑल बॉयज़ बेसिकली होता है ये स्कूल और कॉलेज। हाँ जी, बिल्कुल। मैं भी पीसीआईटीसी, पीसीसी से ही पढ़ा हूँ, एफएससी मैंने वहाँ से की थी। तो मेरा हुँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, ऑल बॉयज़ से जाके लम्स में और लम्स के एनवायरनमेंट में पढ़ना, ठीक है, आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे फेस हुई थी बेसिकली? नॉट ओनली दैट बट हुँ, ऑल्सो कि आप एक फुल लोअर क्लास से उठ के तो आप एक एलीट क्लास के साथ जाके ऐसे स्टडी कर रहे हैं, तो इट वाज, टू बी ऑनेस्ट, इट वाज अ रियल कल्चरल शॉक टू मी कि हुँ, हुँ, एक तो सारी को एजुकेशन है, उसके बाद फिर इतनी ज़्यादा एलीट क्लास है, तो एक हमेशा एक कम्युनिकेशन का गैप जो है ना वो रहा है throughout my 4 years of bachelor's. तो कहीं पे कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस में ये फिट था कि यार you're not part of this, you're not part of this culture or you're not part of this society जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बिल्ड की हुई है। लेकिन चैलेंजेस थे, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी भी थी आपके लिए कि आप उन चैलेंजेस को फेस करके आप ग्रो भी कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, हुँ, हुँ। और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को देखने का भी आपके अंदर हौसला आ जाता है।
ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बेसिकली हम That there's no doubt in that. और हाँ जी, just जी। next to that कि मैं बेसिकली जुनैद को लम्ब से ही जानता हूँ हुँ, हुँ, हुँ। और एंड ही इज़ राइट कि मुझे अब इसने मेंशन किया ना कि आईएसटी में बैठता था, तो मुझे याद है कि मुझे अब याद आ रहा है कि वहाँ पे जब हम लैब वगैरह यूज़ करने जाते थे, तो ही वाज़ लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ लाइक वो जो जहाँ पे लोग बैठे होते हैं और वहाँ पे कभी-कभी मुलाकात होती है। तो या अच्छा, गुड गुड ज़बरदस्त। टाइम्स। अच्छा ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन इसलिए किया था क्योंकि काफ़ी इस यूनिवर्सिटी में इस तरह की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने से पहले जो हमारे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने पेरेंट्स की एग्ज़ाम्पल दूँ, उनको कुछ नो हाउ थी कि अगर मैं इस तरह की किसी यूनिवर्सिटी में गया तो एहसास कमतरी का शिकार होके कोई जो होता है ना मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाऊँ। तो हुँ, आप 2 एक एग्ज़ाम्पल हो मैं देखूँ तो क्योंकि मुझे ये आप दोनों की एग्ज़ाम्पल लाइव नज़र आ रही है कि आपने उस लम्स जैसे एनवायरनमेंट में पढ़ा और माशाल्लाह से आप बहुत ही ज़बरदस्त सेटल हो बेसिकली। तो ये मैं एक चीज़ हाइलाइट यहाँ पे ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो भी अभी पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं, आपको एक अपॉर्च्युनिटी इस तरह की यूनिवर्सिटी में अगर मिलती है तो कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। ज़ाहिर-सी बात बंदा फ़ील होता है। बेसिकली मेरा क्वेश्चन पूछने का ये मकसद था क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम्पल हो और लोग जो है ना यूनिवर्सिटी में इस तरह की यूनिवर्सिटी में इंटर होके वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाते, सिर्फ़ इसी हाँ एनवायरनमेंट की जी। वजह से। तो बेसिकली यही है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एक लिविंग एग्ज़ाम्पल है मेरे सामने और मैंने तो बिलाल के साथ काम भी किया हुआ है। और बस आपको ये है कि अपने ऊपर ऊपर यकीन होना चाहिए और आप वो कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये मेरा बेसिकली था। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, अब ये होगा कि आपने लंच से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ली। अब आती है मेन मुद्दा जो हमारा है, ठीक है? तो आपके क्या माइंडसेट था कि कहाँ पे आपने जॉब करनी है और किस टाइप की जॉब करनी है? कोई आपको गाइड गाइड करने वाला था? अ, देखें वो भी आई थिंक किस्मत भी होती है आपकी और कुछ ना कुछ आपको खुद से भी देखना पड़ता है। अब हुँ, हुआ ये हुँ। था कि मेरी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है बट मैंने कोर्सेज़ सारे नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्यूटर साइंस के साइड से लिए थे। अब हुआ ये अच्छा। था कि बिलाल और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है शहज़ाद। अम, उ उन उसके साथ ऐसे ही चलते-फिरते ही कनेक्शन हुआ था। तो वहाँ से फिर उसने गाइड किया था थोड़ा बहुत कि तुम साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आ जाओ। और फिर जब मैं सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया था बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरा, तो उसके बाद फिर मैंने खुद भी देखा कि मतलब पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब की कोई इतनी मतलब ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं और हुँ, उसके हुँ। मुकाबले में जॉब्स बहुत ही कम हैं। तो हुँ, अनलेस के आप बहुत ही बड़े चीज़ें हैं उस फील्ड के अंदर, तो फिर आपको जॉब मिलेगी और वो भी जॉब मिलेगी किसी फैक्ट्री-शैक्ट्री में या कुछ इस तरह का और बहुत ही कम पे और उसका कुछ इतना फ्यूचर अच्छा नहीं था। तो फिर एग्ज़ैक्टली। वहाँ से फिर मैंने कंप्यूटर साइंस के और नेटवर्क सिक्योरिटी के कोर्सेज़ लेने शुरू किए थे। तो हुँ, हुँ। और मेरा फिर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो भी नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर ही था। तो ठीक है, वहाँ से फिर देख थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो गया था कि मैंने साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ही जाना है। ठीक हुँ। है। आई थिंक गाइडेंस और बहुत मैटर करती है उसमें, जैसे या जैसे ये कह लो कि मेंटरशिप जो है और एग्ज़ैक्टली। अगर आपको अर्ली पार्ट में वो मिल जाए, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो आपका कोई टीचर ही हो सकता है जो आपका मेंटर बन जाए, या कोई आपका सीनियर हो सकता है, या कोई आपका फैमिली मेंबर हो सकता है। जैसे आई थिंक वक़ार का जो गेमिंग का जो हम एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि गेमिंग तुमने किसी अपने कज़न को देखा खेलते हुए हुँ, और इस हुँ। तरह से फिर उस हुँ, उसके हुँ। अंदर और फिर उसके बाद प्रो गेमिंग और वो सब कुछ हो गया सीन। बट इसके अंदर एजुकेशन के अंदर भी ऑब्वियसली इसी तरह है और जॉब्स के अंदर भी फिर इसी तरह है कि आपको अगर कोई गाइडेंस इस तरह की मिल जाती है और आप उस पॉइंट को फॉलो करने लग जाते हो, तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सो जी, एग्ज़ैक्टली। तो अब और अपार्ट फ्रॉम गाइडेंस हुँ, गाइडेंस आई हुँ। थिंक थोड़ा बहुत आपका खुद का पार्ट भी होता है। बिकॉज़ आई स्टिल रिमेंबर कि जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ था और मेजर चूज़ करना था लम्स के अंदर, तो मैं जो सीएस डिपार्टमेंट है, उसमें जो आरएएस के रूम्स होते हैं, उनमें जा घुस जाता था और जाके उनको मतलब किसी को पकड़ के उससे बोलता था, बताओ मुझे कि मुझे सीएस मेजर क्यों रखना चाहिए? इस हुँ, तरह से मैंने डबल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाली साइड पे भी किया है और 1-2 लोग तो मुझ पे हँसते थे कि मतलब तुम ये क्या कर रहे हो? किस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो हमारे साथ? तो लेकिन फिर समहाउ मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही रखता हूँ। लेकिन फिर 1 साल गुज़रने के बाद मुझे लगा कि लाइक स्कोप नहीं है इस तरह का। हुँ, तो गाइडेंस भी होती है, बट थोड़ा बहुत आपने खुद भी देख के चलना होता है बिकॉज़
एक मेंटोर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको सिर्फ बता सकता है कि आप ऐसे कर लो, ये वाली चीज़ चूज़ कर लो, वो वाली चीज़ चूज़ कर लो। उसके ऊपर अमल करना ना करना वो तो फिर एट द एंड आपके ऊपर ही है। हुँ, ठीक, एग्री, ठीक, ठीक। आई एग्री 100% और जितनी आप ज़्यादा एफर्ट पुट करते हो उतना जल्दी आप उस पॉइंट तक पहुँच जाते हो। और हाँ। इसमें वैसे वाक़ई ये चीज़ भी है कि बहुत से लोग यानी हमें पॉइंट्स और गाइडेंस के इस तरह से मिल रहे होते हैं, लेकिन शायद हम उसके ऊपर अमल नहीं करना चाह रहे होते हैं या सोच नहीं रहे होते हैं अमल करने का। हाँ तो जी। अपनी जो एफर्ट है, वो तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको डालनी पड़ती है। अच्छा जुनैद तो ग्रेजुएट किस किस ईयर में किया था? और मैंने 2018 में कितना एक्सपीरियंस हो गया अभी तक? मैंने 2018 में ग्रेजुएट किया था हुँ, और आई थिंक जून 10 पे वो कॉन्वोकेशन वगैरह होती है। तो हुँ, मेरी जो जॉब स्टार्ट हुई थी वो नवंबर के आसपास हुई थी। तो इन अच्छा, टोटल आई थिंक अच्छा। अराउंड 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ। हुँ, माशाल्लाह। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जॉब के लिए इतना ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? क्योंकि मेरे भाई ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और ही वेटेड 3 इयर्स, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। 3 इयर्स तक उनकी कोई जॉब नहीं थी। हुँ, हुँ, तो बेसिकली उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही की थी और स्पेशलाइज़ेशन टेलीकॉम में थी। अच्छा। तो ये चीज़ थी। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि आपको इतना मतलब जॉब के लिए इतना सर्चिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ी या नहीं एक्सेट्रा? इसके बारे में थोड़ा बताइए? सर्चिंग तो नो डाउट करनी पड़ी थी। हुँ, हुँ। बट आई थिंक विदिन 4 टू 5 मंथ्स मुझे जॉब मिल गई थी। वो भी थोड़ा जल्दी भी मिल सकती थी बट हुआ ये था कि मैंने एक ही कंपनी के 2 डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था हुँ, और हुँ। मैंने ईमेल में बोला था कि मुझे ये वाला डिपार्टमेंट ज़्यादा पसंद है। तो अब दोनों डिपार्टमेंट्स में मेरा इंटरव्यू लिया और हुँ। जिसको मैंने कहा था कि मैंने दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया था और लेकिन उन्होंने कहा था कि क्योंकि तुमने प्रेफ़रेंस दूसरे की दी हुई है तो तुम उधर भी इंटरव्यू दे लो। उधर जाके हाँ। इंटरव्यू दिया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया मुझे। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। वहाँ से फिर काम खराब हो गया था लेकिन फिर एक और डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया था तो एक और टीम में इंटरव्यू देके बेसिकली तो मैं फिर सेम कंपनी में दोबारा फिर एंटर हो गया ठीक है। हुँ, फर्स्ट कंपनी कौन-सी थी? कौन-सी थी जो आपने जॉइन की थी? था। ई-ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये लाहौर लाहौर में बेस्ड ही थी? कंपनी है। हाँ जी, लाहौर बेस्ड कंपनी है। ठीक, 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 ठीक। कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे और एनवायरनमेंट कैसा था उस कंपनी का? एनवायरनमेंट अच्छा था, इनकरेजिंग था। हुँ, स्टार्ट से ही हम लोग बेसिकली काम कर रहे थे FireEye के लिए। FireEye यूज्ड टू बी वेरी गुड साइबर सिक्योरिटी कंपनी बेस्ड इन यूएसए। तो हम लोग एज़ अ वेंडर उनके लिए काम करते थे। तो स्टार्ट से ही आप एक इंटरनेशनल क्लाइंट के ऊपर अगर आप पुट करते हैं तो आपके वो एक्सपोज़र थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो लर्निंग भी बहुत अच्छी थी। आई डोंट थिंक कि मेरी लर्निंग कर्व कहीं पे भी जाके फ्लैट हुई होगी वहाँ पे। तो लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। हुँ। आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू सिक्योरिटी कंपनीज़ या वो हाँ कंपनी जी, जो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से काम कर रही हैं। और हाँ जी। हुँ। जितने भी लोग मैंने वहाँ वहाँ के देखे हैं, उनके साथ इंटरैक्ट किया है, दे आर वेरी वेरी साउंड पीपल, वेरी टेक्निकली ब्रिलियंट पीपल। तो अच्छा उधर इवन सॉरी इवन अभी भी कोई इस तरह की कोई कंपनी नहीं है सिक्योरिटी टाइप की पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा और लोग जो कंप्यूटर साइंस करते हैं वो इस तरफ को बिल्कुल ही बहुत ही कम लोग जाते हैं अभी हुँ, भी और ये हुँ। 2024 है। अच्छा इससे वैसे गुड सेगवे के थोड़ा-सा फ़ील्ड जो है ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी की, इसके ऊपर अगर थोड़ा-सा हुँ, हुँ। एक्सप्लेन कर दो या इलैबोरेट कर दो। क्योंकि जो लोग भी कंप्यूटर साइंस कर रहे होते हैं, ठीक है? उनका मोस्टली फ़ोकस ये उनका आखिरी फ़ोकस होता है हुँ, सिक्योरिटी के किसी फ़ील्ड का मोस्टली लोगों को नहीं पता होता और हुँ, मोस्टली लोग जो है या तो स्टार्ट कर रहे होते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट से या अगर थोड़े ज़्यादा वो दे आर गुड इन प्रोग्रामिंग तो शायद बैक एंड डेवलपमेंट कर रहे हों या फुल स्टैक के हुँ, ऊपर काम कर रहे हों, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए उन्हें। या मोस्टली फ्रीलांसिंग में जो आपके पास जो लोग फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें भी वो उस वाले प्रोजेक्ट के पीछे जाते हैं जो तादाद में जिसके ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे होते हैं। हुँ, लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो ये साइबर सिक्योरिटी इज़ मोर ऑफ ए नीश तो शायद प्रोजेक्ट और उस तरह से वो अगर फ्रीलांसिंग की बात करूँ तो शायद उस तरह से ना हो लेकिन जो काम है दैट इज़ वेरी सिलेक्टेड और वेरी रिवार्डिंग एज़ वेल इन द एंड। तो जो अच्छा। फ़ील्ड है उसके ऊपर अगर थोड़ा-सा अपना एनालिसिस आप दे दो कि किस तरह की फ़ील्ड है, ईज़ी टू स्टार्ट है या नहीं है? और
ऑब्वियसली कितनी रिवॉर्डिंग है इन द एंड? आई वुड से कि बाकी फील्ड के मुकाबले में ये ज़्यादा आसान है इसमें घुसना, बिकॉज अभी मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे कोलीग्स हैं यहीं के, नेदरलैंड के ही। उनका कंप्यूटर साइंस का भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई अच्छा। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड भी नहीं है। एक अभी मेरी 2 दिन पहले एक कोलीग से बात हो रही थी, वो इन्वायरमेंटल साइंसेज में उसने बैचलर्स किया हुआ, और वो साइबर सिक्योरिटी में बैठा है, और आई थिंक मेरे आसपास कहीं तनख्वाह ले रहा है बैठ के यहाँ पे। तो साइबर सिक्योरिटी में घुसना काफ़ी आसान है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको यूट्यूब पे कोर्सेस मिल जाएँगे, आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएँगे जहाँ पे आप अपने स्किल्स प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैकी बॉक्स है या ट्राई हैक मी है, वहाँ पे बाकायदा उन्होंने अपने नेटवर्क डिप्लॉय किए हुए हैं। आपको वर्चुअल मशीन्स मिल जाती हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं हैक करने के लिए। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस फील्ड में घुसना भी बहुत आसान है। रही बात रिवॉर्डिंग की, तो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी दूसरे फॉर एग्जांपल अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं या गेम्स वाली साइड पे हैं या किसी भी एआई एमएल वाली साइड पे हैं, तो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी रिवॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, दोनों करियर में भी और फ्रीलांसिंग में भी। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि अगेन ये फिर हर बंदे की चॉइस होती है। अगर आपको ज़्यादा तादाद में ऑर्डर चाहिए फ्रीलांसर के तौर पे, या दूसरी साइड पे आपको कुछ ऑर्डर चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा पे कर सकते हो। तो मैंने अपनी जॉब के साथ ही पाकिस्तान के अंदर 3 प्रोजेक्ट डिलीवर किए थे साइबर सिक्योरिटी के ही, और हर एक प्रोजेक्ट ने मुझे 5 to 6,000 यूरोज़ पे किए थे फॉर आई थिंक विदिन 2 मंथ्स। तो अगर आपको कि एक ग्रेट। प्रोजेक्ट मिल जाता है जो आपको 5 से 6,000 यूरो 2 से 3 महीने की डिलीवरी में दे देता है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप दूसरी साइड पे 20 प्रोजेक्ट्स पकड़ के आप उनसे थोड़ा-थोड़ा करके बोले। तो रिवार्ड वाइज़ साइबर सिक्योरिटी की फील्ड जो है वो आई थिंक काफ़ी रिवार्डिंग है, करियर में भी और फ्रीलांसिंग में भी। अच्छा, दैट्स गुड टू हियर। और ये वैसे ये जो बात है कि बहुत आसान है इस फील्ड में आना, तो क्या बैकग्राउंड इसके लिए चाहिए? कोई बहुत हाई लेवल का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड चाहिए या बहुत हाई लेवल का लॉजिकल मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए? या किस किस तरह से यू गिव एग्जांपल के जो आपके कॉलीग हैं, दे हैव डन लाइक एनवायरमेंटल साइंसेस और अब साइबर हुँ। सिक्योरिटी में आ रहे हैं, बट उसमें ये हो सकता है कि ही माइट हैव लाइक डेवलप्ड एन इंटरेस्ट और उन्होंने साइबर सिक्योरिटी का कुछ खुद से लर्निंग कर ली और आ गए हों। लेकिन कीपिंग इन माइंड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो यहाँ पे है, क्या उसके उसके थ्रू प्रोग्रामिंग के स्किल्स डेवलप करके इसमें इजीली स्टार्ट कर सकते हैं लोग या नहीं? उसकी भी इतनी हार्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि क्यूरियोसिटी होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आप देखें कि ये कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, इसके पीछे नेटवर्क किस तरह से काम करता है, कौन सी चीज़ कैसे किस चीज़ के साथ कनेक्ट होती है, या कहाँ पे कैसे लूप होल क्रिएट होता है। तो इस तरह की अगर क्यूरियोसिटी आपके ज़हन में आती है, तो आप इस फील्ड में बहुत आसानी से आ सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दूँगा, इब्लिक्स में एक लड़का काम करता था। वो उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है यूनिवर्सिटी की। तो एफएससी के बाद ही उसको हायर कर लिया था कंपनी ने, और वो उस टाइम पे आई थिंक मेरे से ज़्यादा सैलरी ले रहा था कंपनी से। और उसको हायर करने के पीछे मकसद ये था कि वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाली साइड पे था, और उसने अपने स्किल्स शार्प करता गया। तो वहाँ से फिर कंपनी ने नोटिस करके तो उसको हायर कर लिया था। मुझे अभी भी याद है कि हमारी ऑल हैंड्स होती थी, तो उसमें जो सीईओ और सीओओ थे, वो इस तरह की जोक्स करते होते थे कि ये कब 18 साल का होगा और कब हम इसको सैलरी इसके अकाउंट में भेजा करेंगे, बिकॉज वी आर गेटिंग टायर्ड ऑफ राइटिंग चेक एवरी मंथ। तो सिर्फ मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज क्यूरियोसिटी। तो अगर आप के अंदर क्यूरोसिटी है, चीज़ों को क्या उसे कहते हैं, एनालाइज करने का माइंडसेट है आपका, तो आई थिंक आप बड़ी आसानी से इसमें घुस सकते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली बिलाल ने अपने लिए पूछा था क्योंकि रिवॉर्ड सुन के और बिलाल अगर आपने स्विच करना है तो मिशन रोबोट एक है नेटफ्लिक्स में सीजन है, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, देखा है I आपने? have that actually, yeah. हाँ। उसमें उसमें बहुत ज़्यादा उसको एग्जैजरेट किया हुआ है, लेकिन हाँ, चीज़ें उसी तरह से चलती हैं।
मिस्टर रोबोट की बात हो रही थी कि हाँ, कह रहे थे कि काफ़ी उसमें थोड़ा-सा एक्ज़ैजरेट किया हुआ है या ड्रामेटाइज़ किया हुआ है उसको, शायद इतना नहीं होता। तो हाँ। इतना भी आसान नहीं होता बिकॉज़ आपको सारी चीज़ें सही से अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, वो उसमें उसने बहुत ही ज़्यादा उसके पीछे जो सारा काम होता है वो उसने निकाल के उसे बस बता दिया कि मैंने ये स्क्रिप्ट राइट किया और मैंने इस चीज़ को हैक कर लिया या उस चीज़ हुँ, को देख लिया। थोड़ा आपको मगजमारी करनी पड़ती है लेकिन हाँ, हो जाता है। हुँ। तो नहीं वैसे बेसिक हाँ जी, जी। गो अहेड। हाँ, बोलिए, बोलिए। नहीं वैसे ये भी एक अच्छा वो सेगवे है यानी मेरे लिए कि जो वक़ार अभी बात कर रहा था कि अगर फ़ील्ड चेंज करनी है तो तो क्या पता इसके बाद मैं मोटिवेट होके जो है वो साइबर हाँ, सिक्योरिटी के ऊपर वो आ जाऊँ। तो यू नेवर नो। हाँ, तुम मोटी और वेट हो जाओगे लेकिन मोटिवेट नहीं होगे। हाँ। अच्छा तो बेसिकली कितना साल आपने उस कंपनी में काम किया था? कितने इयर्स? एवरेक्स में आई थिंक मैंने अराउंड 3 ईयर्स से 2-4 मंथ ऊपर मैंने काम अच्छा, किया था। माशाल्लाह, पहले मैं माशाल्लाह। था एक कंपनी में वहाँ पे एक क्वालिटी एश्योरेंस ऑटोमेशन पे काम करता था हुँ, फायर आई के लिए ही। उनकी एक प्रोडक्ट थी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। तो वहाँ से फिर कोविड में वी गॉट लेड ऑफ। तो फिर हुँ, मैंने सेम ही इबिक्स के अंदर ही सॉक जॉइन कर ली थी, दैट इज़ बेसिकली द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। हुँ, तो वहाँ पे फिर मैंने अच्छा, पौने 2 साल काम किया था। हुँ। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा अभी तक हमने थोड़ा-सा पेस तेज़ ही रखी है ताकि हम जो मूविंग वाला पार्ट है, ये मूविंग टू नेदरलैंड्स वाला पार्ट उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करें। तो हुँ, यू हैव लाइक एफएससी वगैरह कर ली, लम से बैचलर्स कर लिया, जॉब के लिए उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा-सा कि अच्छा यार ये जॉब इस तरह से फाइंड की और थोड़ी-सी मोटिवेशन देख ली कि साइबर सिक्योरिटी ही क्यों और इस तरह से। तो अभी हम इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं कि यू हैव वर्क्ड इन पाकिस्तान फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स और एक इंडस्ट्री लेवल में काम किया है और फॉरेन क्लाइंट के साथ काम किया है। तो इस पॉइंट के ऊपर आके ये जो डिसीजन था आई थिंक उसके बाद यानी यू मूव्ड डायरेक्टली फ्रॉम ईब्रिक्स कोई जॉब उसके बाद स्विच नहीं की पाकिस्तान में, है नहीं, ना? नहीं, नहीं, नहीं। तो ये जो डिसीजन था कि टू टू फाइंड अ जॉब लाइक इन अब्रॉड ये हाउ डिड यू लाइक कम अप विद दैट कि या पहले से ही चल रहा था कि अच्छा यार नहीं बाहर ही करना है बाहर ही करना है या जॉब थी उसके दौरान कुछ इस तरह से ख़यालात जो थे वो लोगों के साथ डिस्कशन करके बदले कि अच्छा यार नहीं अब से बाहर जाना है। तो ये जो क्योंकि आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन टाइम आपकी लाइफ में जब आप इस तरह का डिसीजन करते हो कि मैं अब यहाँ से मूव आउट हो के किसी और जगह जाके कुछ काम करना चाह रहा हूँ तो। इन शॉर्ट आई थिंक वो शुरू से ही दिमाग में था हुँ, कि मतलब लम्ब से ग्रेजुएट किए हैं तो पाकिस्तान के अंदर तो हमेशा जॉब नहीं कर सकते, तो बाहर तो जाना ही है किसी न किसी टाइम पे। ग्रेजुएशन आखिरी साल के अंदर भी कोशिश की थी बाहर जाने की, जीआरई दिया, टोफल दिया, वो सारा कुछ किया। आई थिंक फिर 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया बिकॉज़ उतनी ही सेविंग थी कि 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई कर सकते थे आप। तो अम, वो वहाँ पे नहीं फिर काम बन सका, तो फिर मैंने सोचा कि आप इंडस्ट्री का राउट पकड़ते हैं और इधर से ट्राई करके देखते हैं अगर इधर से हो सके। तो वो हमेशा से था कि हमने मतलब बाहर निकलना है, बाहर जाके कहीं ऐसी जगह पे जॉब करनी है। हुँ, फिर ये हुआ कि मैंने जब सॉफ्ट जॉइन की, तो वहाँ पे देयर इज़ आल्सो अनदर जॉब कि वो कहते हैं कि हम सॉर्ट ऑफ एक ट्रेनिंग हब के तौर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इब्रिक्स वाले ये कहते हैं बिकॉज़ बहुत सारे लोग आते हैं, साल, 2 साल, 2.5 साल मैक्सिमम 3 साल काम करते हैं और उसके बाद उनको बाहर जॉब मिल जाती है और वो चले जाते हैं छोड़ के हमें। हुँ, तो इस तरह से आवर सीईओ आल्सो यूज्ड टू से कि हम एज़ अ ट्रेनिंग सेंटर भी काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हम टैलेंट प्रोड्यूस करके हम दुनिया को दे रहे हैं पाकिस्तान से। तो वो जब सॉफ्ट जॉइन किया तो आई थिंक विदिन 2 मंथ्स हमारे जो 3 टीम लीड थे वो तीनों के तीनों निकल गए थे। तो एंड एंड आई वाज़ लाइक मतलब हाँ, मुझे भी यहाँ से लग रहा है कि काम आसान है तो मुझे भी फिर ऐसे ही करना है। सही, सही, सही। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग और जो अच्छा अब नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड कि अच्छा यार आई एम गोइंग टू वर्क समवेयर लाइक अब्रॉड तो हुँ, फिर नेक्स्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन जो ज़हन में आता है वो ये आता है कि कहाँ कहाँ पे वो करना है। हुँ।
पाकिस्तान से मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इज़ आई वुड से मिडल ईस्ट। हाँ। लेकिन उस टाइम पे कि तुमने ये क्यों नहीं वो डिसाइड किया या किया था और उधर हुआ नहीं या क्या चक्कर था? अम, मेरा माइंडसेट ये था कि अगर आपने कहीं पे टाइम स्पेंड करना है तो उसका कोई रिवॉर्ड अच्छा मिलना चाहिए, एंड दैट रिवॉर्ड डज नॉट नीड टू बी मोनेटरीली ओनली और फाइनेंशियल ओनली, बिकॉज उस टाइम पे मेरे जहन पे भी था कि मिडिल ईस्ट वाली साइड पे जाते हैं, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा, बट एट द एंड आई केप्ट थिंकिंग के मतलब मैं वहाँ पे 10 साल भी लगा लूँ, मैं फिर भी थर्ड क्लास सिटीजन ही हूँ, मुझे वो जब चाहे वो निकाल सकते हैं, कोई वहाँ पे जॉब की भी श्योरिटी नहीं है। आई थिंक ज़्यादातर जगहों पे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एंड देन आफ्टर 1 ईयर यू हैव टू फाइंड अनदर जॉब, और वो भी फिर साल की है, और हर साल ये आप अपनी टेल को ही फॉलो करते रहते हो। तो लेकिन अब और यूएसए वाली साइड पे भी सेम ही कहानी है, यूएसए में भी लेओवर बहुत जल्दी हो जाते हैं, और अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी यूएसए में पैसा ज़्यादा है, लेकिन यूएसए में भी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर मुझे ज़्यादा फेवरेबल लगा था यूरोप, बिकॉज़ यूरोप में लेओवर इतने ज़्यादा आसानी से नहीं होते, और वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, और हाँ, तो इसलिए फिर मेरा ज़्यादा जो डिसीजन था वो यूरोप वाली साइड पे था। लेकिन मैं अप्लाई हर जगह पे करता था। आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे सऊदी से भी ऑफ़र आई थी, और वो फिर मैंने रिजेक्ट कर दी थी, और हाँ, उसके बाद फिर मुझे यूरोप से ऑफ़र आई, तो फिर मैंने वो रिजेक्ट नहीं किया, और फिर मैं नीदरलैंड में आ गया। अच्छा, अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली प्रोसेस क्या था नीदरलैंड्स के लिए? आपने खुद अप्लाई करना यहाँ से ही अप्लाई आपने कैसे करना स्टार्ट किया? कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ किए? या फिर आप यहाँ से ही विज़िट वीज़ा लेके गए थे नीदरलैंड्स एक्सेट्रा? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। हुँ। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए ये वाला प्रोसेस काफ़ी आसान रहा है। मैंने सिर्फ लिंक्डइन यूज़ किया था। लिंक्डइन पे हुँ, मैंने प्रोफ़ाइल अपना बिल्कुल मतलब अप टू डेट रखा था, और उसके अलावा आई न्यू कि मिडल ईस्ट वाली साइड पे ज़्यादा काम है एडब्ल्यूएस वर्क का, या ऑन प्रेमिसेस जो चीज़ें होती हैं उनका, लेकिन यूरोप हुँ, वाली हुँ, साइड पे ज़्यादा एज़्योर वाली साइड पे ज़्यादा है। तो मैंने फिर एज़्योर की सर्टिफ़िकेशन भी की, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, और अपना प्रोफ़ाइल भी अपडेट करके रखा हुआ था, और उसके अलावा मैंने फिर लिंक्डइन के ऊपर ही अलर्ट सेट कर लिए थे कि मेरी मेरे इंटरेस्ट की अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो मुझे फिर वो अलर्ट आ जाता था उसका। तो वहाँ से मैं फिर वो ईज़ी अप्लाई वाले के साथ 1 क्लिक के साथ मैं वहाँ पे अप्लाई कर देता था। आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर कि ऑन ऑन एवरेज 1 हफ्ते में मैंने कोई 7-8 जगहों पे अप्लाई करना होता था। तो ऐसे करते-करते फिर आई थिंक 1 या 2 इंटरव्यू हुए थे, और ये मेरा आई थिंक सेकंड इंटरव्यू था, जिस पे मैं फिर सेलेक्ट हो गया था। अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुँ। दैट वाज़ लक लक वाक़ई मैटर करती है। लक भी मैटर करती है, और हाँ जी, हार्ड लक भी वर्क। स्किल्स तो मैटर मैटर करती है, करते हैं, हार्ड वर्क। स्किल्स और वो तो हुँ, मैटर करते हैं, लेकिन हुँ, लक भी मैटर करती है क्योंकि मैं अपने वीपी से बात कर रहा था बेसिकली उसने जो ज़्यादा चीज़ फ़ोकस की थी वो क्या कह रहा था कि लक पे। कहता है हुँ, लक पे ही मैं ग्रीन कार्ड मुझे मिला, हाँ जी, वाइफ़ के थ्रू लो मतलब वैसे ही अप्लाई किया सिंगापुर में थे वो उस पर। वैसे अप्लाई किया तो ग्रीन कार्ड लग गया। लक पे फिर मैं किसी आईटी कंपनी में चला गया। आईटी कंपनी के बाद लक में मैं सऊदी अरब चला गया। कहते हैं लक ने बहुत साथ दिया। देखिए वो बंदा टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो तो बंदा होता है मतलब हर कोई अपने हिसाब से होता है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, लेकिन लक भी इस चीज़ में मैटर करती है। बिल्कुल। जैसे वैसे एक हमारा दोस्त है उसकी लक कैसे स्टार्ट हुई, एक बंदे को वो छोड़ने गया एयरपोर्ट में, तो कुछ अर्से बाद उसकी होगी जॉब। नहीं, इसमें एक एग्ज़ैक्टली। और चीज़ ऑब्वियसली लक का भी वो होता है और एक हुँ, और चीज़ जो है वो ये है कि प्लानिंग और एग्ज़ीक्यूशन भी होती है। जैसे अब हुँ, जुनैद जैसे बता रहा है कि इसने जो प्लान और एग्ज़ीक्यूट काफ़ी वो प्रोएक्टिवली किया कि लिंक्डइन के ऊपर एक प्रॉपर वो रखा कि अच्छा यार मैं इस तरह जैसे ईयू को वो कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ और उसकी कंपनीज़ को देखना शुरू कर दिया, प्रोफ़ाइल अपडेट कर दी, अलर्ट्स लगा दिए। और क्योंकि लक बेशक आपकी ठीक है जितनी जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, खुद ब खुद तो आपका कहीं एप्लीकेशन नहीं चला जाएगा ना और खुद ब खुद तो आप एग्ज़ैक्टली। कर लेंगे। हो भी सकता है यार लक पे ही होता है। ए पिछला वही मैंने मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे रिमोट जॉब इसी तरह मिली थी। मैं एक व्लॉग बना रहा था, तो मुझे वो आ गई एक लिंक्डइन में मैसेज आ गया था। नहीं अब अगर तुम देखिए उसको रिज़्यूमे ना भेजते, तो फिर?
रिज्यूमे तो तो फिर मैं बनाना ही पड़ेगा हाँ, ना, कुछ ना कुछ हाँ, वो तो हाँ, ये तो है, ये तो है। लक भी होती है लेकिन साथ में एफर्ट भी होती है इन माय ओपिनियन, बिकॉज़ एफर्ट तो वाक़ई एफर्ट होती है। हाँ, हाँ। आई स्टिल रिमेंबर कि जब एफएससी में थे तो लम्स का जो एनओपी वाला सेशन शुरू हुआ ना, तो एक वहीं पे हमारा बैचमेट था पंजाब कॉलेज में, तो उसके कोई रिलेटिव थे वो लम्स में काम करते थे। तो अच्छा। उन्होंने उसको बताया कि मतलब तुम अभी 11th में हो और फर्स्ट ईयर में हो एफएससी के, तो तुम ना ये फॉर्म है तो इस पे अप्लाई करो। तो वो कॉलेज में फॉर्म लेके आया था अटेस्टेशन के लिए, वो सारे दोस्तों से छुपा-छुपा के जा रहा था कि कि किसी को पता ना चल जाए। तो वहाँ से फिर एक एक दोस्त को पता चला, उसने फिर सबको बताया और आई थिंक वहाँ से हमने फिर 10 लोगों ने अप्लाई किया और वो जो फॉर्म ओरिजिनली लेके आया था उसका नहीं हुआ, बाकी 2-3 लोगों का हो गया था। अच्छा। तो ये चीज़ तो हो गई, लक की भी बात हो रही थी, प्लानिंग की भी बात हो रही थी। तो चलें, जो भी आपने इंटरव्यू जो था, एप्लीकेशन भेजा और इंटरव्यू आपने सिक्योर कर लिया। और नेक्स्ट जो फिर प्रोसेस आता है वो ये है कि इंटरव्यू प्रोसेस, क्योंकि मेरे केस में और जो मेरे कुछ और 1-2 दोस्त हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, उनको इंटरव्यूज़ का जो प्रोसेस था वो शायद इतना पता नहीं था या उससे इतने फ़ैमिलियर नहीं थे। तो इंटरव्यूज़ के अंदर थोड़ा-सा हमें स्ट्रगल करना पड़ा कि अच्छा यार, हमें ये लगा कि जो बाहर ईयू में जो इंटरव्यूज़ दे रहे थे थोड़ा-सा डिफरेंट कल्चर था, थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस था, और जो पाकिस्तान में दे रहे थे वो थोड़ा-सा डिफरेंट था। तो अगर उसका तुम थोड़ा-सा बताओ जुनैद कि जो इंटरव्यू तुमने कहा कि तुमने 2 सिक्योर किए थे और ये दूसरा वाला तुम्हारा था। इसके अलावा भी शायद दिए हों, आई डोंट नो, लेकिन इंटरव्यूज़ का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था वो कैसा था प्रोसेस, यानी स्मूथ रहा या और किस-किस एस्पेक्ट से तुम्हें उन्होंने वेट करने की कोशिश की, यानी टेक्निकल हो गए या कल्चरल हो गए या इस तरह से? सो इससे पहले मैं एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, और आई थिंक वो इंटरव्यू के भी रिलेटेड है। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये गलती करते हैं कि उन्होंने एक ही रेज़्यूमे बनाई होती है और वो हर जगह पे वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हुँ, और वो देखते नहीं है कि एक्चुअली वो किस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, आप बैक एंड डेवलपर हैं, आप किस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली काम करते हैं। तो अगर हुँ, आप एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट की वैकेंसी के ऊपर बैक एंड डेवलपमेंट की सीवी डाल देंगे, तो चांसेस आर कि वो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाएँगे। तो हुँ, अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपनी सीवी को डायनामिक रखें। आप देखें कि आप कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें, उसके हिसाब से अपनी सीवी को आप मॉडिफ़ाई करें और फिर उसको आप वहाँ पे सेंड करते हैं। यही चीज़ है इंटरव्यू के लिए भी, कि वन्स आपकी, बिकॉज़ इब्रिक्स में मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए हुए हैं। हुँ, तो होता यूजुअली ये है कि आप, लेट्स से मैंने सॉफ्ट एनालिस्ट की पोजीशन के लिए हायर करना है किसी को, तो मेरे पास एचआर 10 सीवीज़ लेके आ रहा था। तो इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप एक-एक चीज़ को देख के, तो सारी की सारी सीवी पढ़ो और आप सारा कुछ देखो। आप एक कर्सरी सा उसको रीड करते हो और आप देखते हो कि मतलब अच्छा ये चीज़ें मैच कर रही हैं, अगर ये चीज़ें मैच नहीं कर रही तो आप सीवी को थ्रो आउट कर देते हो। हुँ, तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप अपनी सीवी को डायनामिक रखो और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के हिसाब से उस सीवी को आप रीफ़ॉर्मेट करके फिर आप सीवी को सेंड करो। हुँ, वन्स यू हैव लैंडेड द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में जाने से पहले भी आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ो कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, और उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो जो सीवी सेंड की थी एप्लीकेशन के टाइम पे, उस सीवी के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अब मैं सीवी अपनी सीवी के अंदर लिख सकता हूँ कि मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसे भी है, वैसे भी है, और अब बिलाल के साथ मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, बिलाल मुझसे पूछता है, पहली चीज़ पे मैं स्टक हो जाता हूँ, तो वो फिर इंटरव्यू कहेगा कि मतलब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के? तो हुँ, हुँ, जो हुँ। चीज़ें आपने अपनी सीवी के अंदर लिखी हुई हैं, उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। आपको थोड़ा प्रूफ होना चाहिए आपके ज़हन में कि आप उस चीज़ का नॉलेज हासिल करने के लिए अभी कुछ कर रहे हैं, कोई सर्टिफ़िकेशन कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं कहीं से। हुँ। नाइस, ग्रेट। Interesting point. Or I think I agree like 100% के, और it's good कि you like put some light to it, कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके अंदर आप सीवी इस तरह से बनाएँ, और आई थिंक उसी से आप बहुत लोगों से ऊपर आ जाते हो, ये जो एग्ज़ैक्टली। 1-2 चीज़ें करने से ही। पहली चीज़ कि बाज़ लोग जिन लिंक्डइन पे जिन जॉब्स पे ईज़ी अप्लाई नहीं होता, उस पे आपको उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ रहा होता है या कुछ इस तरह से अकाउंट वगैरह बना के। तो कुछ लोग वो ही नहीं करते।
तो उधर से कुछ लोग फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। फिर जो लोग उधर जाके अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में जॉब डिस्क्रिप्शन को देखते हुए अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह डालते हैं। जो लोग नहीं डालते वो वहाँ से फ़िल्टर आउट हो जाते हैं। तो मुझे मुझे ये भी लगता है कि कंपनीज़ ने जानबूझ के ये बनाया होता है, इतना मुश्किल प्रोसेस कि आप सीवी दे रहे हो और फिर आपको पूरा वो फॉर्म भी फिल करने के लिए कह रहे हैं कि शायद उन्हें ये लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो ये एक्चुअली फिल करेंगे और फिर उनके पास ज़्यादा चांस होगा उन कम लोगों में से सिलेक्ट करने का। तो इंटरेस्टिंग। अच्छा इंटरव्यू का बात हो रही थी, तो इंटरव्यू का ये बताओ कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है आई थिंक हमने लास्ट भी डिस्कस किया था मैंने और वकार ने कि यहाँ पे 2 या 3 स्टेज इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो होता है। एचआर कॉल होती है, फिर कोई आपका टेस्ट टाइप हो जाता है, फिर टेक्निकल राउंड होता है, हो सकता है एक से ज़्यादा टेक्निकल राउंड हो जाए और इस तरह से। तो यहाँ पे क्या सीन था जिस जॉब पे यू आर वर्किंग राइट नाउ? बेसिकली जिस पोस्ट पे मैंने अप्लाई किया था वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड थी। सो बेसिकली यू हैव द सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो कि इतना बड़ा स्कोप है। उसके हुँ, अंदर यू हैव मल्टीपल टीम्स और फॉर एग्जांपल एक टीम मैं आई एम नॉट श्योर कि आप उसको फॉलो करेंगे कि नहीं, बट एक टीम है जो लोग ऑनबोर्डिंग पे काम करती है, एक टीम डैशबोर्डिंग पे काम करती है, कंटेंट डेवलपमेंट पे काम करती है, एनालिसिस पे काम करती है, उस तरह से। हुँ, तो जो यहाँ पे जो पोस्ट थी वो सिर्फ कंटेंट डेवलपमेंट की थी। हुँ, तो बट यहाँ अप्लाई करने से पहले आई ऑलरेडी हैड आई थिंक 2-3 डिफरेंट इंटरनेशनल क्लाइंट्स फ्रीलांसिंग के थ्रू भी हुँ, और अपनी जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा था उसके थ्रू भी। तो हुँ, मेरे पास वो सारा सॉफ्ट सेटअप करने का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। तो इंटरव्यू प्रोसेस मेरे लिए उस तरह से ज़्यादा आसान रहा बिकॉज़ वो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर वो फोकस करना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे भी 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट रिक्रूटर ने इंटरव्यू लिया था, लेकिन उसने बहुत ही कर्सली सा इंटरव्यू लिया था। उसके बाद फिर जिस टीम में मैं जा रहा था एक्चुअली उसने इंटरव्यू लिया था। उसके बाद फिर लास्टली एचआर स्टेज आई थी। तो गिवन माय बैकग्राउंड एटसेट्रा दे डिसाइडेड कि कोई टेस्ट वगैरह वाली साइड पे वो नहीं जाएँगे, तो हुँ। उन्होंने फिर डायरेक्टली मुझे ऑफर कर दिया था। अच्छा, अच्छा। सही इंटरेस्टिंग। ये वैसे मोस्टली जगहों पे मैंने देखा है कि मे बी फिर वो ये सोचते हों कि अच्छा अगर बिल्कुल उसके टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को एग्ज़ामिन करना है तो फिर ज़्यादा डीप डाउन जाते हो। लेकिन अगर इनिशियली फेजेज़ में ही उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि ही और शी इज़ लाइक अ गुड फिट, अब उनके हिसाब हाँ, से शायद वो ना करें। हुँ, इंटरेस्टिंग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नीदरलैंड्स में जब आपने एंट्री की थी तो कैसा फील हुआ था वहाँ पे जाके? सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा ये हो गया नीदरलैंड्स का। लेकिन उससे पहले 2-3 और क्वेश्चन भी हैं। लेकिन पहले आप ये कर लें, बिलाल पूछ लेंगे बाकी क्वेश्चंस। इसलिए नीदरलैंड में सॉरी गो अहेड। मैं कह रहा हूँ इसलिए तो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाएँ। तो हाँ, लेकिन हाँ, पहले वो कर लेते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो वहाँ से प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ? यहाँ से आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भेजे? ये जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस था जस्ट फॉर गोइंग इन नीदरलैंड्स, वो प्रोसेस क्या था? सो बेसिकली मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिर आई थिंक विद इन 2-3 डेज़ उन्होंने डिसाइड कि हम आपको रिक्रूट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स भेज दें। उसमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स उन्होंने माँगे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसक्रिप्ट बीएस की, और उसके बाद फिर आई थिंक पासपोर्ट और आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें माँगी थी। देन दे अप्लाइड देमसेल्व्स थ्रू इनका एक डिपार्टमेंट है आईएनडी के नाम से। तो वो सारी इमिग्रेशन वगैरह ये सारी वीज़ा प्रोसेस और ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है। तो उनके थ्रू उन्होंने अप्लाई किया था और उसके बाद हाँ, उन्होंने इन पैरेलल मुझे बोला था कि तुम पाकिस्तान में जो नेदरलैंड्स की एम्बेसी है, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लो। वो मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी। उन्होंने मुझे 3 वीक्स का टाइम दे दिया था एंड विद इन दैट 3 वीक्स नेदरलैंड की जो आईएनडी डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वीज़ा का अप्रूवल आ गया था। तो मैं इस्लामाबाद जाके वहाँ से फिर इंटरव्यू वीज़ा का जो होता है वो करके उसके बाद फिर आई थिंक विद इन 4 वीक्स मेरे पास वीज़ा आ गया था एंड दैट इंक्लूड्स माय वाइफ्स वीज़ा एज़ वेल।
अच्छा, सही, सही, सही। नहीं, प्रोसेस रिलेटिवली जो था वो क्विक था इससे। काफ़ी आसान था। आसान प्रोसेस अगर था। आप जर्मनी के हिसाब से देखें ना, तो जर्मनी में खासकर स्पाउस वीज़ा आने में बहुत टाइम लगता है, हुँ, और आपको खुद की भी जो अपॉइंटमेंट है, वो भी आई थिंक उसमें भी रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लग जाता है। हुँ। हाँ, नो डाउट इन दैट। और जर्मनी में एक ये चीज़ भी है अटेस्टेशंस की, जो कि आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफ़िकेट्स और अपनी डिग्री के जर्मन एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से वो लेने पड़ते हैं, और एचईसी से अटेस्टेशंस वगैरह वो सारी करानी पड़ती हैं। नीदरलैंड्स में भी ऐसा है चक्कर, या कोई इक्विवेलेंसी वगैरह का कोई चक्कर नहीं? नहीं, आई डोंट रिमेंबर कि उन्होंने मुझे कहीं पे भी बोला था कि आप कहीं से टेस्ट करवा के लाएँ डॉक्यूमेंट्स, या कोई इक्विवेलेंसी क्रिएट करवा के लाएँ। ऑल्दो मैंने मतलब बिकॉज़ फ्यूचर का पता नहीं था, तो इसलिए मैंने जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैंने अपने और अपनी वाइफ के सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा के ही निकला था पाकिस्तान से। फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन वाइज़ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या आइडेंटिटी वाइज़ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे मैं टेस्ट करवा के आया था, कि कल को अगर एडमिशन लेना पड़े कहीं पे, या बंदा ऐसे चूज़ करता है कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हो। लेकिन ऑफ़िशियली इनकी कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आप इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेके आएँ, या कुछ ऐसा-वैसा करें। आई थिंक दैट्स अ वाइज़ डिसीजन टू हैव थिंग्स अटेस्टेड, क्योंकि आपको या ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो बट इट्स गुड टू नो कि काफ़ी क्विक प्रोसेस है उनका एज़ कंपेयर्ड टू लाइक हाँ, अदर कंट्रीज़। और स्पेशली विद फैमिली का डिपेंडेंस का काफ़ी जो है वो टाइम लग जाता है आने में। तो सही। और इसमें एम्बेसी से अब वीज़ा आ गया, और उसमें कार्ड वगैरह इनका कोई मिलता है, या क्या वो होता है एंट्रेंस के लिए? जैसे नहीं, वो टेम्परेरी वीज़ा देते हैं। हुँ, नहीं, इनिशियली वो टेम्परेरी वीज़ा स्टैम्प करते हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर, हुँ, और बेसिकली हुआ ये था कि उन्होंने बोला था कि आप अम उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे। एक तो ये था कि आप पासपोर्ट हमें दे जाओ, हम फिर पासपोर्ट आपके वीज़ा स्टैम्प करके तो हम लाहौर पहुँचा देंगे, वहाँ से आप जाके गैरिसन से पिक कर लो। हुँ, दूसरा ऑप्शन ये था कि आप इस्लामाबाद में स्टे कर लो, और फिर अगले दिन आके खुद वहाँ से पासपोर्ट पिक कर लो। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम फिर लाहौर से जाके पिक कर लेंगे पासपोर्ट। तो इनिशियली उन्होंने वीज़ा स्टैम्प करके दिया था, लेकिन वन्स यू लैंड इन नीदरलैंड्स, तो उसके बाद आप फिर आईएनडी के पास दोबारा से जाते हैं, और वहाँ से फिर आपको रेज़िडेंस परमिट मिल जाता एंड दैट इज़ अ कार्ड ऑफ सॉर्ट्स। है। दैट इज़ द कार्ड। हाँ। ठीक। एंड और उसकी वैलिडिटी का क्या सीन होता है? यानी जैसे यहाँ पे ऐसे है कि आपको फॉर फर्स्ट 2 इयर्स मिलता है, फिर उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ता है। जर्मनी में भी कुछ ऐसा ही है कि जर्मनी और आई थिंक नीदरलैंड्स का सेम है कि पहले आपको पासपोर्ट पे वो एक किस्म का स्टैम्प करके देते हैं, वंस यू लैंड फिर आपको ब्लू कार्ड मिलता है। तो नीदरलैंड्स में भी आपके साथ ये हुआ कि आपने लैंड किया, आप माइग्रेशन ऑफिस गए, वहाँ से आपको कार्ड मिल गया। अब उसकी जो वैलिडिटी है, व्हाट्स दैट लाइक, कि बस वो वैलिड है हमेशा के लिए? नहीं, वो उसकी वैलिडिटी होती है आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो इनिशियली मुझे जो, बिकॉज़ मैं था रिक्रूटर के थ्रू, तो हुँ, रिक्रूटर के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और 1 साल के बाद मेरी कंपनी ने बोला था कि हम डायरेक्टली तुम्हें ऑनबोर्ड कर लेंगे, हुँ, सॉर्ट ऑफ एन इंटरनल एम्प्लॉयी। हुँ, तो इनिशियली जो रेज़िडेंस परमिट की वैलिडिटी थी, वो मेरी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही थी, 1 साल के लिए थी सही। वो। और उसके बाद जब मैं फिर इंटरनल हो गया, तो मेरा फिर मुझे रेज़िडेंस परमिट रिन्यू हुआ, और वो फिर मुझे 5 साल के लिए मिला था। अच्छा, माशाल्लाह। हुँ। तो ये उसको वैसे 5 उसको साल ये लोग बोलते हैं। हाँ, इट्स गुड के हाँ। मोस्टली कंट्रीज़ में आई डोंट थिंक इतना लंबे अरसे का मिलता है रेज़िडेंट परमिट जो है। आई थिंक तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास वीज़ा कौन-सा है। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ हाइली स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा के ऊपर, हुँ, और इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कौन-सा है। अगर आपके पास इंडेफिनिट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको फिर मैक्सिमम वैलिडिटी वाला रेज़िडेंस परमिट ही मिलता है। दैट्स 5 इयर्स। ठीक। इंटरेस्टिंग। कार हाँ जी, वो फिर ये तो क्वेश्चंस हो गए। अब ये है कि जब आप वहाँ पे लैंड किए, तो आपको भी कोई पिक करने वाला था? जैसे बिलाल को वहाँ पे काफ़ी लोग थे पिक करने के लिए। वैसे मैं पहले सुनना चाहूँगा कि बिलाल को कौन पिक करने आया था? बाकी लोग कौन से थे? मुझे नहीं था कोई पिक करने। इस एयरपोर्ट पे नहीं था आया, बट मेरा एक दोस्त ही वाज़ इन लम्स एज़ वेल, अदनान, और क्लास फेलो था मेरा। वो ही वाज़ हियर लाइक ही केम टू लाइक 1 ईयर बिफोर मी। तो ही केम टू लाइक उसने मुझे बता दिया कि एयरपोर्ट से इस तरह आ जाओ सिटी तक।
और एयरपोर्ट इज लाइक ऑन द आउटस्कर्ट, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू गो टू लाइक एयरपोर्ट। बट वहां से सिंपल एक बस लेके मैं सिटी में आ गया एंड ही वाज देयर, और उसके अलावा कोई नहीं था। ये जो भी है अफवाह है कि उसके अलावा सही है। ये मेरे लिए तो रिक्रूटर ही थी, वो मुझे पिक करने आ गई थी एयरपोर्ट से, तो हाँ, हम उसके साथ ही फिर हम लोग आ गए थे। तो उधर तो नेदरलैंड्स में यानी यू हैवंट टॉक टू एनीबॉडी जो फॉर एग्जांपल अलमनाई है अलम्स का, या कोई रिलेटिव्स में से कोई बंदा नेदरलैंड्स में, या कोई एक्स कोलीग्स का कोई जानने वाला नेदरलैंड्स में है, जस्ट टू नो कि अच्छा यार मैं फर्स्ट टाइम एक इस तरह से एक फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ जिसमें मैं पहले कभी नहीं गया, जस्ट टू गेट लाइक ए जिस्ट ऑफ कि अच्छा यार कोई चैलेंजेस तो नहीं होंगे जाते साथ ही, और क्या चक्कर होगा। नहीं, वो मैंने बात की थी, मेरे एक एक्स कोलीग थे, वो ऑलरेडी नेदरलैंड में काम कर रहे थे, तो उनसे काफ़ी गाइडेंस ली थी मैंने कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, किस तरह के चाहिए, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे कपड़े किस तरह के लेके आने हैं, या यहाँ पे एक हम पाकिस्तानी को वो बड़ा इशू होता है, मसाले नहीं मिलते, तो वो कौन-कौन से लेके आने हैं। तो इस तरह की चीज़ें उसने काफ़ी ज़्यादा गाइड कर दिया था कि कौन सी चीज़ कहाँ से टेस्ट करवानी है, या इनके हिसाब से कौन सा डॉक्यूमेंट किस तरह से होना चाहिए। तो दैट आई डिड टॉक टू। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस वगैरह उनसे मिल गई थी, दैट्स हाँ गुड। जी। तो ये जो जॉब है ये हाइब्रिड है या ऑफिस जाना पड़ता है या क्या इसका सीन तो है? ये जो डच है, ये आई थिंक नॉट श्योर कि स्वीडन में कैसे चलता है, लेकिन डच बहुत ही रिलैक्स्ड है। आपको कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है कि आपने ऑफिस जाना है या नहीं जाना, तो ये कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम वाला सिनेरियो, बट हम्म। फिर भी मैं वंस अ वीक ऑफिस चले जाता हूँ जस्ट टू सी अदर पीपल एज वेल। वाइकिंग ब्लड है भाई, वाइकिंग पहले कैसे होते थे अब कैसे हो गए, वाह। तो लैंग्वेज बैरियर का भी आपने फील किया हो, मेरे ख्याल से वहाँ पे डच और फ्रेंच ज़्यादा बोली जाती है। ज्यादातर ये लोग बोलते हैं डच, बट हम्म, द थिंग इज कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोगों को इंग्लिश आती है, बिकॉज गुड है, यहाँ पे अच्छा। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं हर एक सिटी के अंदर, तो मोस्टली टर्किश, इंडोनेशियन, मोरक्कन, पाकिस्तानी, इंडियन, इवन मेरी अपनी टीम के अंदर ही आई थिंक 20-25 लोगों की टीम है, और उसमें सिर्फ 4 या 5 लोग होंगे जो नेटिव होंगे, बाकी सारे एक्सपर्ट्स हैं। तो सारे लोगों को इंग्लिश आती है, इवन जो यहाँ का नेटिव टच भी है, उसको भी अगर वो आपसे कोई बात करे तो आप अगर उसको कहें ना कि कैन यू प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, तो वो ही विल बी एबल टू डू दैट वेरी हैप्पीली। लेकिन हम लोग एक बार जर्मनी गए थे, तो जर्मनी में अगर आप ये बात कहें ना उनको, तो वो आगे से सॉर्ट ऑफ ऑफेंड हो जाते हैं। यहाँ पे लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। स्वीडन का भी यही है, स्वीडन का भी यही है। थिंक बोलते स्कैंडिनेविया हैं में ऐसे ही है मोस्टली, बट जी, स्लोवेनिया में मेरा एक कोलीग है, वो भी बता रहा था कि ऐसा ही सिचुएशन है वहाँ पे खासतौर भी। पे आईटी में अगर आप काम कर रहे हो तो आईटी में तो बहुत ही इजी है। तो अच्छा जुनैद, सिटी का नहीं पूछा, किस सिटी में हो उधर नेदरलैंड्स में, और मैं अभी उतरिख्त में रहता हूँ। उत्रिफ्ट में? उतरिख्त और टाइप कर ये देता हूँ, मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। एम्स्टर्डम में नहीं गए, कभी गए एम्स्टर्डम में? मेरा ऑफिस एम्स्टर्डम में ही है, तो अच्छा, ऑलमोस्ट हर वीक से मैं लेकिन रहता हूँ। उत्रिफ्ट, ठीक ठीक ठीक। तो कितना ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वहाँ से? यहाँ से एम्स्टर्डम है लाइक 40-45 किलोमीटर्स, लेकिन अगर आप हाईवे लेके जाते हैं तो आई थिंक 30-35 मिनट्स में आप पहुंच जाते हैं एम्स्टर्डम। ग्रेट, गुड टू नो, गुड टू नो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी हमने ये चीज़ एस्टेब्लिश कर ली, थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेस का देख लिया कि इट्स वेरी इजियर एज कंपेयर टू लाइक अदर कंट्रीज, और जो लैंग्वेज का भी थोड़ा सा देख लिया कि अच्छा यार लैंग्वेज भी itself is not a barrier. Mostly people who have like graduated from Pakistan, they can speak English, so that means that you can survive there if you speak English. जो आपका वीज़ा था वो दैट वाज लाइक हाईली स्किल्ड माइग्रेंट का है, तो उसमें तो ये है कि अच्छा जो भी, एक तो ये कि हाईली स्किल्ड में कौन से लोग आ रहे हैं, अगर इसका थोड़ा सा आपको पता है तो ये बता दो। गुड क्वेश्चन। दूसरा ये कि इसका
इसके अलावा भी अगर आप जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल बाज़ कंट्रीज़ का विज़िट का प्रोग्राम होता है या जॉब सर्च वीज़ा होता है कि आप वो ले लो, वहाँ जाके जॉब सर्च कर लो, जॉब मिल जाती है आपको तो फिर आपको वो परमिट भी मिल जाता है, अगर नहीं मिलती तो आपको फिर वापस आना है इस तरह से। तो हाईली स्किल्ड के अलावा भी कोई ऐसा वीज़ा है जिसके ऊपर आप यानी इसी तरह के प्रोसेस से जो कि रिलेटिवली ईज़ी लगा है, उससे जा सकते हो? बेसिकली हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वाला जो भी एचएसएम कहते हैं उसको बेसिकली, तो एचएसएम के लिए सिर्फ आईटी और शेफ की फील्ड है। तो इन आईटी के अंदर आप किसी भी फील्ड के अंदर आप आ सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसके साथ भी फिर आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट है। आपकी सैलरी एक खास लेवल से ऊपर होगी तो फिर ही आपको हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा मिलेगा, अदरवाइज आपको फिर नॉर्मल वीजा ही मिलेगा। रही बात जॉब सर्च वीजा की, तो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आई थिंक आप टॉप 200 यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो और आपके पास आई थिंक सम इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप जॉब सर्च वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन वो थोड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको, तो ज्यादा बेहतर ये है कि अगर आपके पास जॉब हो तो उसके बाद अगर आप आते हैं यहाँ पे तो वो फिर चीजें जो फाइनेंशियली आसान हो जाती हैं। महंगा उस सेंस में नहीं कि आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी या कुछ, महंगा इस सेंस में कि यहाँ पे लिविंग और फूड और ऐसा ही जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा कॉस्टली है। अच्छा, अब ज़िक्र हो ही गया एक्सपेंसेस का, तो उसके ऊपर अगर थोड़ा-सा बता दो कि जो एक तो नॉर्मल चीज़ जो सबको पता होती है ईज़ी के अंदर नॉर्मली जो टैक्सेस हैं वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन एज़ कम्पेयर टू लाइक मिडल ईस्ट देखा जाए तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे स्वीडन में इट्स लाइक समवेयर फ्रॉम 29 टू 33-34% जो आपको देना ही देना डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पे आप रह रहे हो। और फिर इफ़ योर सैलरी इज़ अबव अ सर्टेन रेंज तो उसके ऊपर फिर एडेड टैक्स जो है वो कुछ ना कुछ पड़ता है। तो वहाँ पे एक तो ये कि टैक्स के हिसाब से क्या है यानी आपकी सेविंग्स वगैरह हो सकती हैं रीज़नेबल या नहीं। क्योंकि इफ समबडी इज़ कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान तो उसको ये काफ़ी वो रहेगा कि एक हाँ, तो मैंने वहाँ पे रहना भी है बिकॉज़ वी हैव टू सेंड मनी बैक होम। तो उसके लिहाज से एक वो कि रीज़नेबल सेविंग्स वहाँ पे हो सकती हैं कि नहीं। टॉकिंग अबाउट द आईटी फील्ड फॉर नाउ क्योंकि ऑब्वियसली अगर दूसरी किसी फील्ड में काम नहीं किया या इतना एक्सपोज़र नहीं है तो शायद हाँ जी। पॉइंट ऑफ व्यू है वो इतना एक्यूरेट ना हो जितना आईटी का है। तो एक तो वो चीज़ की टैक्स और सेविंग्स के लिहाज से क्या है नीदरलैंड्स में और दूसरा हाँ, मेरे ख़्याल से एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर वो आ जाएगा कि एक्सपेंस वगैरह भी क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सेविंग्स तो उसको भी अगर थोड़ा-सा कवर कर दो। टैक्सेस का ऐसा है कि अगर आप हाईली स्किल्ड माइग्रेंट वीजा के ऊपर आते हैं तो फॉर फर्स्ट 5 इयर्स सो बेसिकली जब तक आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिल जाती तो फर्स्ट 5 इयर्स ही होते हैं। 5 इयर्स के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है। हुँ, तो फर्स्ट 5 इयर्स आपकी 30% इनकम टैक्स फ्री होती है। व्हाट डज दैट मीन इज के फॉर एग्जांपल आप हाइपोथेटिकल सिनेरियो में लेट्स से आप 100,000 का आपका पैकेज है साल का, तो उस 100,000 में आपके जो 30,000 हैं वो टैक्स फ्री होंगे और आपके जो 70,000 है वो सिर्फ टैक्स के लिए कंसिडर होगा। तो उससे होता ही है कि उससे आपकी टैक्स ब्रैकेट कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यहाँ पे दो या तीन टैक्स ब्रैकेट्स हैं आई थिंक। एक 35% पे है और दूसरी फिर उसके बाद 49% पे है। तो अगर आपकी 30% इनकम उससे एक्सक्लूड हो जाएगी तो जो बाकी जो बचती है वो इन मोस्ट केसेस वो लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ जाती है। तो इन टोटल अगर आप इन कंपैरिजन देखें तो आपको आई थिंक 22-23 या 25% के आसपास टैक्स पड़ता है फॉर एंड फर्स्ट 5 इयर्स। दिस इज़ फॉर फर्स्ट 5 इयर्स हाँ, और आई थिंक इट्स स्टिल लाइक अ वेरी गुड डील या अगर आप 5 इयर्स तो 5 इयर्स के बाद क्या होगा फिर? आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पीआर मिल जाती है तो ब्रैकेट फिर आपकी वही 49% पे ही चली जाएगी हाँ, या अच्छा, 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 अच्छा। तो वो फिर ओरिजिनल ब्रैकेट रिस्टोर हो जाती है, लेकिन ये रूल भी ये लोग चेंज कर रहे हैं अभी बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर उन्होंने जो 30% इनकम वाला रूल है आई थिंक इसको इस तरह से चेंज किया कि पहले साल आपको 30% टैक्स फ्री इनकम मिलेगी, अगले 2 साल आई थिंक 20% और उससे अगले 2 साल फिर 10% टैक्स फ्री इनकम होगी आपकी।
लेकिन still you save some bucks from that perspective. इसका मतलब कि वो लोग, क्योंकि ये रेजिडेंट परमिट से टाइड है, तो इसका मतलब कि वो लोग इनकरेज कर रहे हैं कि दूसरी जगहों से लोग आएं और वहाँ आके काम करें। हाँ जी, क्योंकि आईटी स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नाइस, नाइस टू हियर दैट। सही। तो रही बात एक्सपेंसेस की और सेविंग्स की, हाउसिंग मार्केट यहाँ पे थोड़ी बुरी है। अगर आपको रेंट पे घर लेना है तो मेजॉरिटी ऑफ योर सैलरी गोज टुवर्ड्स रेंट, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाएंगे, आने के बाद फिर आप घर ढूंढेंगे और उसमें फिर आप अपनी वाइफ को रखेंगे एक्सेट्रा, तो वाइफ के साथ वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मैंने भी आने से पहले मैंने लैंड करना था जुलाई 7 को, और मैंने 1 महीना पहले यहाँ के उससे एजेंट से कांटेक्ट किया था, और आने से पहले ही रेंट पे घर लेके उसके बाद फिर मैं आया था ताकि फैमिली के साथ कोई इशू ना हो। तो हाउसिंग मार्केट यहाँ की थोड़ी सी खराब है, आपको रेंट पे ढूंढने के लिए टाइम लग जाता है, और अगर आपने मॉर्गेज वाली साइड पे जाना है तो उस पर तो फिर काफी ज्यादा टाइम लग जाता है आपको हाउस सर्च करने पे, बिडिंग प्रोसेस पे और उस सारी चीजों पे। और बाकी जो एक्सपेंसेस की बात है, तो अगर मैं जर्मनी या बेल्जियम के हिसाब से कंपेयर करूं तो यहाँ पे रिलेटिवली एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं आपके, बिकॉज डे टू डे की जो ग्रोसरी या उस सारी चीजें हैं वो यहाँ पे रिलेटिवली ज्यादा महंगी हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आप आईटी की किसी भी फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो आपके पास इतनी सेविंग हो जाती है कि आप कुछ ना कुछ सेव कर सकते हैं और घर पाकिस्तान भी भेज सकते हैं डिसेंट अमाउंट। अच्छा, नाइस। तो इससे ये तो एक चीज़ एस्टेब्लिश होगी कि आईटी जो है, आईटी में काम करना वहाँ पे इज लाइक उसका रिटर्न जो है वो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिल रहा है, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स। और आई थिंक 5 इयर्स के बाद यू वुड बी लाइक ऑन ए डिसेंटली सीनियर लेवल, तो सैलरी इंक्रीज भी कुछ होगी, या हो सकता है आप किसी यू हैव मूव्ड पोजीशंस, तो उसके लिहाज से भी कुछ ना कुछ चेंज आ गया हो। जो उसकी अपार्टमेंट्स की बात की, आई थिंक एक ये टॉपिक जो है, अगर ये भी थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाए कि यू सेड के वहाँ से यू टॉक टू लाइक सम एजेंट और उसके थ्रू यू बुक उस वो इनका कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट लेवल का कोई प्लेटफॉर्म है जो इस तरह की सर्विस देता है? क्योंकि जब आप वहाँ से आ रहे हैं, आपने खुद तो घर विजिट नहीं किया जहाँ पे आपने रहना है, या अपार्टमेंट जहाँ पे आप हाँ, रह रहे हैं, पिक्चर्स ही देखी होंगी, या हो सकता है वीडियो देखी हो, और एजेंट इज़ लाइक ए एक्सटर्नल बंदा, आप उसके ऊपर आई डोंट नो कि ट्रस्ट का उसके ऊपर किस तरह से वो हो सकता है। और बिकॉज़ बिफोर कमिंग टू लाइक स्वीडन, यहाँ पे इस तरह से था कि मैंने कुछ इनके प्लेटफ़ॉर्म हैं व्हिच आर लाइक ऑफिशियल, बट उसके ऊपर भी ये होता है कि यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द पर्सन जो लैंडलॉर्ड है, या वो जहाँ जो सबलेट कर रहा है। तो जो स्टिल जो ट्रस्ट का लेवल है, वो आप उस तरह से एस्टेब्लिश नहीं कर सकते शायद। तो इसलिए व्हेन आई केम हियर, तो आई एक्चुअली माय फर्स्ट अपार्टमेंट आई रेंटेड फ्रॉम ए कंपनी जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड कंपनी थी ईयू के अंदर, और वो इसी तरह शॉर्ट टर्म रेंटल्स देते होते थे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके। और उसमें पॉजिटिव चीज़ ये थी कि अनलेस यू मूव इन, जो आपकी मूव इन डेट है, उससे पहले आपने कुछ पे नहीं करना उन्हें। जो आपकी मूव इन डेट है, उस डेट के ऊपर ही आपने आके रेंट वगैरह पे करना है। तो व्हिच वाज़ वेरी मेरे लिए बहुत एक अच्छी चीज़ थी कि अच्छा यार, मुझे एक थोड़ी-सी तसल्ली भी होगी कि अच्छा यार, मुझे पहले से तो कुछ पे नहीं करना, तो जब मैं वहाँ लैंड करूँगा और चेक इन करूँगा, तो उसके बाद ही मैंने रेंट पे करना है। विदिन आई थिंक 2-3 वर्किंग डेज़ उन्होंने टाइम दिया हुआ था। तो उधर नेदरलैंड्स में ये जो था, ये किस तरह से था प्रोसेस सारा? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आपकी जो हायरिंग कमिटी है वो किस तरह की है। फॉर हुँ, एग्जांपल मेरे केस में ये था कि मैं बिकॉज एक रिक्रूटर के थ्रू जा रहा था, हुँ, तो उनका इस तरह का कोई प्लान नहीं था कि वो मुझे टेम्परेरी रेजिडेंस दें या कुछ इस तरह का करें। तो हुँ, उन्होंने सॉर्ट ऑफ, अब मेरा रिक्रूटर के साथ एक ट्रस्ट लेवल था, तो उन्होंने मुझे खुद से एक एजेंट ढूंढ के दिया था, हुँ, और उस एजेंट ने मुझे फिर लाइव व्हाट्सएप कॉल के ऊपर व्यूइंग कराई थी कि ये घर इस तरह का है या ऐसे है। मैंने उसको पहले बता, बिकॉज हमारी उस टाइम पे सिचुएशन उस तरह की थी कि हमें घर इस तरह का चाहिए था जिसमें हॉस्पिटल नजदीक हो या मिडवाइफ
का जो सेंटर है वो ज़्यादा नज़दीक हो, ग्रोसरी वाली साइड पे भी ज़्यादा आसानी हो, जीपी भी ज़्यादा नज़दीक हो। तो उसने उसके हिसाब से मुझे फिर ऑप्शन सेंड किए थे, लाइव व्यूइंग दिखाई थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने चूज़ किया था। लेकिन आने से पहले आई हैड टू पे सिक्योरिटी अपफ्रंट, तो सिक्योरिटी और 1 मंथ रेंट मुझे पहले से पे करना पड़ा था। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट लेवल किस तरह का बिल्ड करते हैं। लेकिन दैट आल्सो वेरीज बिटवीन कंपनीज। एक और मेरे एक्स कोलीग यहीं पे आए थे, तो उनकी कंपनी ने उन्हें 2 मंथ्स की फ्री रेजिडेंस दी थी कि अच्छा। आप आ जाएं, आप फला होटल है या फला अपार्टमेंट है, आप यहाँ के 2 मंथ रह लें, उसके बाद भी 2 मंथ के अंदर आप अपना कुछ ढूंढें और वहां से फिर आप वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस से मूव कर जाएं। हम्म। अच्छा, ये तो मैंने भी देखा कि जो कंपनीज जिनकी पॉलिसीज हैं इस तरह की जो अकोमोडेशन ऑफर करते हैं, तो उसमें तो सबसे एक वो अच्छा है कि अगर आपको फर्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए मिल जाती है तो आप वहाँ जाके ऑन साइट 2-3 महीने गुजारें, खुद से जाके व्यूइंग्स करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ जी। वो यहाँ तो पे लेकिन प्लेटफॉर्म की जहाँ तक बात है, ऑफिशियली आई डोंट थिंक इनका कोई प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट की साइड से जिसको हैंडल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जो हाउसिंग में आपकी हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हॉलैंड टू स्टे और एक फुंडा के नाम से है, तो वहाँ से आपको रेंटल प्रॉपर्टीज काफी आसानी से मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे भी फिर बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर लोग प्रेफर ये करते हैं कि जिस बंदे को ये लोग सबलेट कर रहे हैं, जिस बंदे को रेंट आउट कर रहे हैं, उसको ये खुद जान सकें। तो जब मैंने ये अपार्टमेंट लिया था तो उसने मुझसे एक पैराग्राफ सॉर्ट ऑफ मंगवाया था विद माय पिक्चर्स एज वेल, कि मतलब तुम कौन हो, तुम्हारा फैमिली क्या करती है, और तुम मतलब कितने बच्चे हैं तुम्हारे, और क्या तुम्हारे एम्बिशंस हैं एक्सेट्रा। तो उसके बाद फिर उसने मुझे सेलेक्ट किया था। और अगर आप यहाँ की वेबसाइट किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी रेंट करते हैं प्रॉपर्टी, तो वो भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा टू गेज के मतलब मैं इस बंदे को अपना घर दूं कि ना दूं, या अपना अपार्टमेंट दूं कि ना दूं। अच्छा। इंटरेस्टिंग। ये अपार्टमेंट्स का तो वैसे वाकई पूरे ईयू में रेजिडेंस का जो है, ये तो है कि एक तो आपका मेजर पार्ट ऑफ योर सैलरी गोज टू इट, एंड द सेकंड थिंग इज कि ढूंढना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कि आसानी से मिल जाएगा, आप इतने पैसे दे रहे हो, ढूंढना भी फिर मुश्किल है और एक चैलेंज है। एक चीज़ जो यू मेंशन, मैं ये चाह रहा हूँ कि आई थिंक टाइम भी अब काफ़ी हो गया, लेकिन ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी उन लोगों के लिए जो अभी मूव कर रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, स्पेशली विद फैमिली, कि you had your child when you went there, and it's if you feel comfortable, तो then we can like you can answer. तो उसका अगर प्रोसेस थोड़ा सा बता दो कि बिकॉज यहाँ पे स्वीडन में कैसे है कि इफ योर चाइल्ड इज बोर्न हियर इन स्वीडन, तो उसको स्टिल रेजिडेंट परमिट ही मिलता है। ही इज नॉट लाइक, ही और शी इज नॉट लाइक ए सिटीजन और लाइक समथिंग, उसको रेजिडेंट परमिट ही देते हैं। और फिर उसका जब वो 5 साल बाद वो प्रोसेस वो सब चलता है इस तरह, फिर उसके बाद पीआर वगैरह या सब कुछ वो होता है। बट टिल दैट टाइम वो स्वीडन का सिटीजन जो है वो नहीं है, जो भी यहाँ पे और तो उसके ऊपर अगर थोड़ा सा बता दो कि उसमें कोई चैलेंजेस तो नहीं फेस किया आपने। अगर ऑब्वियसली जो हॉस्पिटलाइजेशन और ये वाला सारा सिस्टम है, दैट इज आई थिंक मच बेटर इन ऑल ऑफ ईयू, आई वुड से। और ऑब्वियसली आप टैक्स भी इसीलिए पे कर रहे हो, और ओके, बट इस पूरे प्रोसेस में कोई ऐसा चैलेंज जो आप फेस हुआ हो जिसमें आप चाहे ये समझते हो कि शायद अगर खुदा ना खास्ता किसी और बंदे को फेस होता है तो उसके लिए उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो, कुछ इस तरह। यहाँ पे आई गेस आपको पहले से ही आइडिया होगा कि ईयू में और जो पाकिस्तानी मेंटालिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारी ये मेंटालिटी होती है कि हमें छींक भी आ जाए तो हम डॉक्टर को फोन करते हैं और हम पहुंच जाते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा की मेडिसिन दे दो। ये लोग हाँ, और डॉक्टर भी एंटीबायोटिक दे देता और हम कहते हैं यार डॉक्टर को मिलूं शिफा मिल जाती है। तो लेकिन यहाँ पे जो माइंडसेट है वो थोड़ा नेचुरल हीलिंग वाली साइड पे है। तो अनलेस कि आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है, डॉक्टर आपको जल्दी मेडिसिन नहीं देगा। वो हमेशा आपको यही कहेगा घर जाओ, पैनाडोल लो, रेस्ट करो, स्कूल से बैठ जाओ। और आई थिंक सेम ही माइंडसेट यहाँ की कंपनीज ने भी अडॉप्ट किया होगा कि आपने अगर सिक लीव लेनी है तो आपको कोई उसका प्रूफ नहीं देना पड़ता। आप सिर्फ बता दो कि भाई मैं आज
बीमार हूँ और मैं काम नहीं कर सकता, और वो सिक लीव आपकी नॉर्मल हॉलिडे आवर्स में काउंट भी नहीं होती है, और वो आपकी एक्स्ट्रा जाती है। और अगर आप 3 से 4 दिन तक बीमार रहते हो तो उसके ऊपर आपको सिक लीव सिकनेस बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाता है। तो ये कंपनीज ने भी इसी माइंडसेट को अडॉप्ट किया हुआ। रही सही। बात बेबी के हवाले से, तो वो प्रोसेस हमारा यहाँ पे बहुत ही स्मूथ गया था, और मिडवाइफ्स और डॉक्टर्स और ईच एंड एवरीथिंग वर वेरी हेल्पफुल। और यहाँ पे इनका ये प्रोसेस होता है कि ये प्रॉपरली सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हमारे भी स्टार्ट में एवरी 3-4 वीक्स आपका चेकअप होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे आप करीब जाते जाते हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती जाती है, लाइक फिर 2 वीक्स का चेकअप, फिर एवरी वीक का चेकअप, फिर हर 2 दिन बाद का चेकअप, और वो प्रॉपर ग्रोथ को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी जा रही है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं जा रही है, और कहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो फिर आपके पास चॉइस है कि आपने वो सारा प्रोसेस घर में करवाना है या हॉस्पिटल में करवाना है या किसी बर्थ सेंटर में करवाना है, उसकी भी वो आपको आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही लेके चलते हैं। और बाकी जितना भी चाइल्ड केयर का और जितना भी ये सारा प्रोसेस है, ये सारा इंश्योरेंस के थ्रू ही कवर्ड होता है ऑलरेडी। तो आपको कोई किसी किस्म, इवन जो जितने दिन आप हॉस्पिटल में रहते हैं वहाँ के मील्स तक आपके इंश्योरेंस के अंदर ही कवर होते हैं। तो आपको सिर्फ अपनी गाड़ी की पार्किंग के अलावा और किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ता। तो और नेदरलैंड की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आई थिंक ये यूरोप में कहीं पे भी नहीं है कि बर्थ के बाद फॉर फर्स्ट 7 डेज के लिए, नॉट 7 डेज बट फॉर 40 आवर्स, वो आपको एक नर्स देते हैं जो आपके घर आती है 8 आवर्स अ डे, और वो आपके घर के सारे काम करती है, आपको सारा समझा जाती है कि अपने बच्चे की केयर अच्छा। कैसे करनी है, इसके लिए क्या-क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ें नहीं चाहिए। अगर मदर को कोई हेल्प चाहिए तो वो उसको हेल्प कर देती है। और हाँ, आई थिंक ये यूरोप में और कहीं पे भी नहीं है। बिकॉज़ आई स्टिल रिमेंबर कि फर्स्ट नाइट जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे तो बेबी बेड पे रखा हुआ था, एंड आई वाज़ थिंकिंग कि कोई इसका कोई सॉल्यूशन मैनुअल है कोई मतलब क्या करना है इसके साथ? डॉक्यूमेंटेशन निकालो। हाँ, कोई डॉक्यूमेंटेशन है कि ये क्या करें, तो वो लेकिन ये लोग इसको कहते हैं क्रैम्स ऑफ। तो वो फिर फर्स्ट नाइट में आपको वो टेम्परेरीली एक नर्स भेजते हैं जो आई थिंक 1 घंटे के लिए आती है, वो आपको बेसिक चीज़ें समझा जाती है कि आपने एक रात कैसे गुज़ारनी है। फिर अगले दिन से जो परमानेंट नर्स नर्स है वो आ जाती है, और वो फिर सारी चीज़ें लेके चलती है आपके साथ। ठीक, ठीक। और उसके परमिट के हिसाब से तो कोई मसला नहीं होता? सॉरी? जो चाइल्ड है उसका कोई परमिट, रेज़िडेंट परमिट उसका लेना पड़ता है या वो सिटिज़न होता है या उसका कोई? नहीं, नेदरलैंड में आपको नेशनैलिटी बाय बर्थ नहीं मिलती। हुँ, अम, अगर फादर या मदर में से कोई एक ऑलरेडी डच है तो फिर उसको बाय बर्थ नेशनैलिटी मिल जाती है। अदरवाइज उसके पास नॉर्मल आपके जैसा ही रेजिडेंस परमिट है। तो जब आपको नेशनैलिटी मिलेगी तो उसके पास फिर दोनों पासपोर्ट्स आ जाएंगे, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी और डच पासपोर्ट भी, अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज। जब वो 18 साल का हो जाएगा तो तब ही और शी कैन चूज के उसने डच पासपोर्ट रखना है या पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना है। तो वो एक नेशनैलिटी उसमें से उसको चूज करनी पड़ेगी। सही, सही, सही। आई थिंक ये आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो लास्ट में हमने डिस्कस किए हैं, फैमिली के हिसाब से ख़ास तौर पे। क्योंकि हाँ, व्हेन यू आर मूविंग बाय योरसेल्फ तो आपको इतना नहीं होता, आपको आप कहीं भी खा लेते हो, कहीं भी सो लेते हो, कहीं भी रह सकते हो। एग्जैक्टली। बट व्हेन यू आर कमिंग विद योर फैमिली, और आई थिंक यही चीज़ जो तुमने भी मेंशन की कि तुम्हें 1 महीना पहले से देखना पड़ता है, अपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। अदरवाइज़ यू वुड हैव लाइक वेंट विद इट और यहाँ वहाँ जाके एयरबीएनबी में रह लेते शायद 1 महीना एग्जैक्टली। और उसके बाद देख लेते कुछ। बट इंटरेस्टिंग, गुड टू नो के चैनल्स बने हुए हैं, और गुड टू नो के इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और गुड टू नो के जो है प्रोसेस जो है वो आप लोगों का सारा जो है स्मूथ गुजरा है। आई थिंक मोस्टली चीज़ें मेरे लिए अब तक सब कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस जा रहा है, सब कुछ। तो मैं इसीलिए चुप होके सुन रहा हूँ कि यार ये क्या हो रहा है, और अगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मेरे माइंड में वो चीज़ें अभी स्टार्ट हो गई हैं। नहीं, इन तो सिटिंग्स का मकसद भी यही है कि जी। जो लोग नए हैं और जिनके पास शायद उस तरह की गाइडेंस नहीं है जैसी हम लोगों के पास थी, तो उनके उनको भी एक इस लेवल की गाइडेंस और मिल सके और मोटिवेशन मिल जाए, तो वो ग्रेट। शायद उनका भी कुछ इसमें फ़ायदा हो। आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया अब।
और आई थिंक मोस्टली एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। कोई ऐसे गॉचास नहीं नज़र आए हमें कि जिसमें ये हो कि अच्छा यार आपने ये चीज़ अगर टेस्ट नहीं कराई तो आपका वो नहीं होगा, रिजेक्शन हो जाएगी या कुछ इस तरह से। हाँ जी। रिलेटिवली मुझे प्रोसेस स्मूथ लगा काफ़ी, एप्लीकेशन से लेके और वीज़ा तक और वीज़ा से लेके वहाँ पे रहने तक और एक्सपेंसेस वगैरह और ख़ास तौर पे फैमिली के रहने के हिसाब से। अभी यू हैव बीन लिविंग देयर फॉर लाइक यू सेड ऑलमोस्ट 2 इयर्स और हाउ डू यू फील नाउ? यानी यू फील लाइक इन ए कंफर्टेबल लिविंग ज़ोन और यू आर लाइक अडैप्टिंग टू द न्यू सोसाइटी, या अभी कोई ऐसे चैलेंजेस आपको लग रहे हैं स्टिल कि जिनको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा या कुछ इस तरह से? नहीं, ओवरऑल एज़ सच कोई चैलेंज नहीं है। बाकी बहुत जो होम सिकनेस और वो जो आप अपना कल्चर मिस करते हो और वो जो खाने की लिबर्टी है हर जगह पे, कहीं से भी जाके कुछ भी खा लो आप, हुँ, तो वो है। बाकी स्पेशली नीदरलैंड्स इस मामले में अच्छा है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली टर्किश और मोरक्कन। तो मसाजिद भी आसानी से मिल जाती हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ने जा सकते हो, जुम्मा पढ़ने जा सकते हो आप, हुँ, और हलाल फूड भी मिल जाता है आपको क्वाइट ईज़िली। हुँ, तो उस तरह का कोई इश्यू नहीं है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, लाइक आते-जाते आपकी तरफ स्माइल कर रहे होते हैं, हेलो हाय एमी बोल रहे होते हैं आपको, तो उस लिहाज से लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सिर्फ होम सिकनेस है और कभी-कभार ये होता है कि जब आप कोलीग्स के साथ बैठ जाएँ तो आपको थोड़ा हलाल हराम का देखना पड़ता है। हुँ, बाकी एज़ सच अगर आप स्पेसिफिकली नीदरलैंड के हिसाब से देखें तो उस तरह से कोई चैलेंजेस नहीं है। हुँ। गुड दैट यू मेंशन्ड फ्रॉम फूड पर्सपेक्टिव एज़ वेल। वो आई थिंक हुँ, हम मिस कर गए थे, बट आई मिस थिंक कर गया था। द कम्युनिटी इज़ सो बिग लाइक इन ऑल ऑफ ईयू कि यू फाइंड थिंग्स, और इवन जो कंट्रीज़ जैसे अब जहाँ पे आप उस तरह से जैसे हलाल या ज़िबा नहीं कर सकते, जैसे हाँ, स्वीडन में आप इस तरह से ज़िबा नहीं कर सकते। इनका कोई अपना ही वो तरीका है, आई थिंक शॉप के थ्रू या गन के थ्रू वो कुछ करते हाँ, हैं। बट स्टिल यहाँ पे मोस्टली जो फूड है या जो गोश्त वगैरह वो इम्पोर्ट होता है डेनमार्क से, बिकॉज़ डेनमार्क इज़ लाइक राइट नेक्स्ट टू स्वीडन। तो वो वहाँ पे चूँकि लॉज़ हैं इसके सारे, तो वहाँ से वो सारी चीज़ इम्पोर्ट होती है और यहाँ पे आती है। तो यू कैन फाइंड लाइक इट वेरी ईज़िली इन थ्रूआउट द यूरोप। तो आई थिंक मोस्टली चीज़ें जो थी वो कवर हो गई हैं। वक़ार कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने? मैं कह रहा हूँ नहीं, थोड़ा। तकरीबन तो सब कुछ हो गया, काफ़ी टाइम भी ज़्यादा हमने जुनैद का ले लिया। बस ये था कि हाँ। वर्क एनवायरनमेंट अगर आप ऑफ़िस जाते हैं तो कैसा होता है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी तरफ से। और जब आपका फर्स्ट डे था तो कैसे उन्होंने आपको ट्रीट किया और ओरिएंटेशन वगैरह कैसे हुई थी? ये लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था। बेसिकली काफ़ी लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे, क्योंकि अब इस पाकिस्तान में वर्क कल्चर डिफरेंट है, स्वीडन में डिफरेंट है और नीदरलैंड्स में डिफरेंट होगा, और वर्किंग आवर्स क्या होते हैं, उस तरह आप थोड़ा-सा अगर बता दें तो उसके बाद हम फिर इसको क्लोज़ की तरफ लेके जाएँगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके वर्किंग आवर्स मोस्टली 9 टू 5 होते हैं, जिसमें 12 टू 1 एक आवर की ब्रेक शामिल होती है। तो इन अ सेंस आप 8 घंटे काम कर रहे हैं दिन में। तो हाँ, उस हिसाब से फिर 40 आवर्स अ वीक आपका वो बन जाता है। लेकिन विद उन 8 घंटे में भी मोस्टली ये होता है कि आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आपकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है या अपने बच्चे को स्कूल से पिक करने जाना है, तो यू कैन जस्ट से दैट I'll be away for like 40 minutes or 50 minutes and then yeah I'll join again। तो उस हिसाब से भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये आई थिंक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है इनको, ये ज़्यादा फैमिली फर्स्ट वाला माइंडसेट है इनका कि आपको कुछ भी हो जाए, आपकी जो फैमिली है दैट दैट कम्स फर्स्ट। तो उसके जितने भी मामलात हैं वो पहले आते हैं, काम आप बाद में भी कर सकते हैं आके स्कूल से। तो हुँ, इस हिसाब से इनका माइंडसेट काफ़ी चिल है। बाकी ऑफिस में भी ओवरऑल सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन वाइज ज़्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात कर रहे होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि एक टाइम था कि हमारे हम 11 लोग बैठे हुए थे एक मीटिंग में,
और हमारे मैनेजर ने किसी एक बंदे का एक मैसेज दिखाया, वो सारा डस्ट में लिखा हुआ था और इन 11 में से उस मैनेजर के अलावा किसी को भी डस्ट पढ़ने नहीं आते थे। तो वो सारे के सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे। तो देन ही हैड टू ट्रांसलेट एवरीथिंग एंड देन तो वो सारे फिर इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हैं और यू नो आपको उस तरह से कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। ग्रेट, ग्रेट। नाइस। तो आईटी वालों के लिए तो फिर ये है कि अगर आप आईटी में काम कर रहे हैं तो कोशिश करें, प्लान करें थोड़ा सा हाँ और जी। अलर्ट्स मैं तो लगाएं अभी से देख रहा हूँ। और बिस्मिल्लाह करें। बट थैंक यू सो मच जुनैद, आपने टाइम निकाला और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो एपिसोड है ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और बहुत। नेक्स्ट भी हम आपको इंशाल्लाह हो सकता है इनवाइट करें कुछ लाइक डीप डाइव किसी सेशन के लिए कभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर साइबर सिक्योरिटी में गाइडेंस के हिसाब से कोई सेशन करना हुआ हमें तो शायद उसमें कर लें या कुछ इस तरह से। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और सी यू मे बी नेक्स्ट टाइम समटाइम। My pleasure. Thank you so much, Junaid. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. Bye.